नमस्कार सर जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग तन्नू रावत, गुड मॉर्निंग। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। रितु माइक ऑफ कर लो अपना। ईशा पंत, नमस्ते सर जी, नमस्ते। सुनो भाई, कैसे चल रही पढ़ाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही साहब मेरी? ये आ रही सर। हाँ जी सर, आ रही है। फिर ठीक। और करो 2-3 मिनट वेट। ठीक चल रही भाई पढ़ाई या हवा नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रही। हवा नहीं आ रही? आज संडे है ना? अरे रब्बा। सर क्लास सही हो गया आपका? गला? हाँ सर, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। ये जो ठीक ठाक है ना, इसमें निराशा नजर आ रही है। ठीक ठाक का मतलब होता है निराशा। एक लड़की नीचे लिख रही है, तन्नू रावत नगर के नाम है। सर पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक का मतलब निराशा होता है। सुप्रभात, प्रणाम सर जी, जय शिव शंभू। यार कितने बड़े बड़े नाम लिखते हो। प्रिया शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुरुजी एग्जाम 23 को ही होगा क्या? देखते हैं, अभी एक हफ्ते बाद पता लग जाएगा। सर उस दिन यूपीएससी का पेपर भी है सर उस दिन। हाँ मुश्किल होगा ना, मैं बता तो दिया। एक हफ्ते बाद पता लग जाएगा, एक हफ्ते बाद खबर आ जाएगी। मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, कम चांस है। यूपीएससी का एग्जाम है ना उस दिन? जी सर। हाँ तो बस नहीं होगा। ये मान के चलो 10-15 दिन और मिलेंगे तुमको, 15-20 दिन और मिलेंगे और अच्छे से जीएस हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको पढ़ना ही क्या है बस। ठीक है, अब जीएस ही पढ़ना है और फिर जो पढ़ जाए पीछे से उसका रिवीजन करना है। अब मैं तुमको बताऊंगा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जीएस पे फोकस करोगे बस अब, क्योंकि पेपर 23 को तो होने के चांस कम है। एक हफ्ते में सब पता लग जाएगा। ज़्यादा चांस से नहीं होगा, 98-99% नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है उस दिन। समझ रहे हो ना आप?
नहीं होगा तो मतलब पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो 15-20 दिन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये तो तय है। क्योंकि एक दो हफ्ते में नया कैलेंडर भी तो जारी होने की बात है। एक दो हफ्ते में जाएगा नया कैलेंडर, एक हफ्ते में पता लग जाएगा ये एग्जाम होगा नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर 23 को तो नहीं होगा, ये तो तय है। ये तो तय है कि पेपर 23 को नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 23 को होगा, तो क्या है, गति बनी रहेगी उससे पढ़ाई में। समझ रहे हो, हम फास्ट फास्ट दौड़ेंगे, हमारा दिमाग ये सोच कर रखेगा 23 को होगा, 23 को होगा, 23 को होगा। समझ रहे हो? आ गए सब? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने? नाना पाटेकर ऐसे तो बोलता है। कोई मरे मालूम नहीं, कोई जी मत। 23 नेक्स्ट संडे। ज्योति जी क्या बोल रही हैं आप? मुंह खोलिए, दिल से बोलिए। रूसी कपिल नमस्ते। सर प्रणाम। बताइए। सर प्रणाम। सर प्रणाम। मैं कह रही थी ना 23 अगस्त को नहीं होगा तो उसके अगले संडे को होगा ना? नहीं नहीं, कम से कम 15-20 दिन बढ़ाएगा, एक हफ्ते का भी समय नहीं लेगा, इतना कम भी समय नहीं लेगा कि 4 दिन बाद कर सर क्यों? देगा। मतलब वो तो एग्जाम है ना, इसलिए उस टाइम तब पीछे करेंगे तो एक ही वीक तो पीछे मेरे होगा ना? मेरे और आपके हिसाब से सोचेगा नहीं, बस जब भी लेगा तो 10-15 दिन तो कम से कम एक्सटेंड करेगा। हाँ सर, तब तो बढ़िया है वैसे तो हमारे लिए। हाँ, तो बस जीएस का टाइम मिल जाएगा, पूरा पूरा मंथ ही जो है, 1 महीने से ज़्यादा मिलेगा तुमको जीएस में, और आराम से कवर कर लोगे 7-8 दिन में, बहुत अच्छे तरीके से। हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, सारे सब्जेक्ट कवर कर लोगे, कंप्यूटर भी कवर कर लोगे, और जो पीछे का है ना उसको रिवीजन भी कर लोगे, करंट अफेयर भी कर लोगे। तो अगर तुमको 10-15 दिन और मिल जाए ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा पूरा। ईएलपी की क्लास तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब हम पीछे का है उसको रिवीजन कर लेंगे, उसको हम टेस्ट डाल लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी कर लोगे, तो बहुत कुछ कर लोगे, तो टाइम मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा टाइम, तो वो तो मिलना तय है। लेकिन फिर भी मैं दिमाग में सोच के चल रहा हूँ कि 23 तक है, जब तक नई डेट नहीं आ जाती, तो मैं सोच के चल रहा हूँ 23 तक है, टाइम तो मिलेगा ही, सबको पता है। ठीक है, और भी वैकेंसी आ रही है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको नुकसान तो सर? नहीं होगा। हाँ जी। आप पहले हमारा 23 तक कंप्लीट करा दोगे मतलब ना एक बार? मैं पूरी कोशिश रहती है मैं 23 तक कंप्लीट करूँ, नहीं हुआ तो मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी करवाने हैं, और दूसरा क्या है, मेरे को ईएलपी की कम से कम 8 क्लास भी लेनी पूरी की पूरी। आपको पेपर करना सिखाना, ये मेन क्लास उसी के लिए थी कि आप पेपर में बैठते हैं, माइंड सेट आपका किस स्तर का होता है, सोचते क्या है आप पेपर को, क्वेश्चन को देख के क्या सोचते हैं। मेन क्लास थी वो मेरी, कम से कम 2-2 घंटे की होगी, तो 2 8 8 3 16 घंटे मेरे को देने पड़ेंगे उस पर। एक क्लास 1.5-2 घंटे की भी हो सकती है कभी कभी, 2 घंटे की। तो अब जब देखोगे तो उसके बाद आपका हर पेपर को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मेन क्लास होती है इसकी, वो बोर्ड पे ली जाएगी, डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, स्टार्ट करें। आज की क्लास के मुद्दे क्या होंगे, टॉपिक क्या होंगे, समझ लो। पहली बात आज की, पेपर 23 को नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मान के रखना है कि 23 को ही होगा, उससे गति बनी रहेगी। ठीक है, मिलेंगे तो है ही, 10-15 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे नंबर पे जाओ, हिंदी लगभग समाप्ति की ओर, लेकिन ऐसा लगेगा पढ़ने के बावजूद भी इसमें से सारा भूल जा रहे। ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा था, ये वाला भूल जा रहे, ये अब याद नहीं है, ये पीछे क्या हो रहा था। तो अब मैं तुमको हिंदी के पूरे टोटल 14 ही क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें 14 के 14 टॉपिक के तुमको नाम बता रहा हूँ, समझ में आया? टिक कर लेना, और दोबारा उनको पढ़ने का फिर तरीका बता रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हिंदी के 14 के 14 टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, अंदर से, चैप्टर के नाम नहीं, टॉपिक के नाम, जिससे सवाल आएगा 14 के 14 क्वेश्चन ही। मैं 20 टॉपिक के नाम बताऊंगा, और 20 के 20 अच्छे से रेडी कर लेना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ठीक है, रीजनिंग के तो Yes, sir. दो चैप्टर भी पढ़ते रहो ना, रीजनिंग के आराम से कवर कर ले जाओगे उसको, इसलिए मैं 1-2 चैप्टर ही दिया रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का मैं 1-2 चैप्टर देता रहूंगा, धीरे उसको अच्छे से रेडी करते रहो। लेकिन मैं हिंदी के कुछ टॉपिक के नाम बता रहा हूँ आज की क्लास में, पहले नंबर पे लिख लेना टॉपिक के नाम। ये 14 क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट है अच्छे तरीके से। मैं 20 टॉपिक के नाम बताऊंगा, टॉपिक के, चैप्टर के नहीं, आराम से करके जाना इसको इसे तरीके से। और जो इसमें से कुछ एरिया होगा जहां बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, उसको मैं इसके साथ याद करने का तरीका भी बता दूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मैं? इसके बाद Yes, sir. इसके बाद हम कल से मूव कर रहे हैं जीएस पे। ठीक, और जीएस में से उसी पोर्शन को उठाएंगे जो जीएस के अंदर, कल से हम जीएस पे जाएंगे। कल फिर मीटिंग होगी शाम के टाइम, समझ रहे हो? आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, आ रही है।
ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो है टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, आप कॉपी उठाओ और टॉपिक के नाम लिख लो। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको हिंदी में अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि सारा तो नहीं आएगा, इसने बहुत सारे चैप्टर एक साथ डाल रखे, ऊट पटांग चैप्टर एक साथ डाल रखे, ये भी दिमाग में अच्छी तरह धारण कर लो, सारा नहीं आएगा। टीचर को ज्यादा पता होगा, जो डीप से और गहराई से देखता होगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बनने की प्रवृत्ति रहती है और जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक दो टॉपिक, सोनी जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यू आर नॉट स्पेशल इन दिस क्लास। आ जाओ, हम चल रहे हैं, सिलेबस में भेज रहा हूं, चाहे तो सिलेबस मैं मत देखो, सिलेबस को टॉपिक का नाम बोल रहा हूं और ध्यान से सुन लेना, उसके साथ साथ रेडी करने का तरीका भी बता रहा हूं। हिंदी में कुछ ऐसी चीजें जो डेली आपको पढ़नी पड़ेगी जब तक एग्जाम नहीं आता, पक्का करना है, तो वो भी बता के चलूंगा। जैसे पर्यायवाची हो गए, मुहावरे लोकोक्ति हो गई, जहां से सवाल आएगा, मैं सिर्फ उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मैं 14 क्वेश्चन अभी लिखवा रहा हूँ, 14 के 14 टॉपिक का नाम ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ और उसी एरिया पे फोकस करना। ठीक, और उसको रेडी करने का साथ साथ तरीका भी बता दूंगा, 10-15 मिनट मेरे को बताने में लगेगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, हिंदी के वे 14 टॉपिक के आपको नाम बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 14 के टॉपिक की जगह 20 हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस डाल रखा। उनको कितना आसान है, देखो सिलेबस कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूँ। इधर से कॉपी करा, इस एग्जाम की पोस्ट से रिलेटेड है, टाइपिंग टूपिंग का एक आधा चैप्टर ऐड कर दिया, उठा के सेम सिलेबस वही डाल दिया पीछे से। जो हम बनाते हैं इस बैट को, सिलेबस को तैयार करते हैं, जो उनके हेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को जो मिलते हैं, मतलब जो टाइप राइटर होते हैं और जो उनका अधिकारी होता है, ऐसे करके डाल देते हैं। सवाल जिस तरीके से बनते हैं PYQ बताता है कि एग्जामों के पिछले एग्जाम साल के एग्जामों में किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन से चैप्टर से सवाल आने की टेंडेंसी प्रवृत्ति बनी रहती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सिलेबस नहीं इतना इंपॉर्टेंट होता है, PYQ में जाके पता लगता है इस एरिया से सवाल पूछ रहा है हिंदी के। तो मैंने उस PYQ के बेस पर, उसके आधार पर उसको खींचने और रगड़ने के पश्चात आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपके, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि ऐसे नहीं कि हवाबाजी हो रही है। अब जब भी आप हिंदी उठा के देखोगे तो सर ने कहा था बाकी तो मेरे को हिंदी देखनी तो देखनी, मैं बाद में देखूंगी, लेकिन ये 14-15 जो टॉपिक सर ने बताए, 20 टॉपिक बताए हैं, इसको मैं सबसे पहले देखूंगी हिंदी में। जब आप एग्जाम में घुसते तो अंदर से घुसते हैं, और उसमें से भी ये देख लेना टॉपिक के नाम, पहले टॉपिक का नाम लिख लो अच्छे से, मैं जो बता रहा हूँ जिससे सवाल आएगा आएगा आएगा। जब आप पेपर देखोगे ना उठा के, 14 क्वेश्चन बताए थे, 14 में 14 ही टॉपिक उसमें दिखा देंगे, अच्छा बताया था, ऐसे आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ आपको? वही पढ़ो ना जो एग्जाम में आएगा लास्ट तक जाते जाते, और आप रेडी भी कर लोगे उसको। इसलिए ध्यान से पहले टॉपिक का नाम लिख लो, जिससे हिंदी में सवाल आएगा ही आएगा, तय है सवाल, पक्का, कोई काट नहीं सकता। कौन सा कह रहा हूं मैं आपको? विराम चिन्ह वाला चैप्टर, विराम चिन्ह वाला चैप्टर करवा दिया मैंने। यस सर, हो गया। विराम चिन्ह वाला चैप्टर एक सवाल आएगा से पक्का, पहला टॉपिक है, लिख लो अच्छे से, तमीज से, होश में होकर। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, मैंने एक ही क्लास ले रखी उसकी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसका नोट्स देख लेना, या आप जिन्हें जहां से पढ़ रखा हो वो देख लेना। मेरा काम है बताना कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल आएगा ही आएगा, इसको देखना ही है। एक सवाल इसका तय है, 14 के 14 सवाल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तमीज से पढ़ के जाना, सारे विराम चिन्ह देख के जाना, एक सवाल आएगा से पक्का। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ये तो बहुत आसान है, इसकी ट्रिक देख लेना उपसर्ग और प्रत्यय की, समझने की बात है। दूसरा सवाल आने की टेंडेंसी बनी रहेगी उपसर्ग एवं प्रत्यय से। ठीक है, लिख लो, लिख लो, ट्राई कर रहा हूं मैं तो। कोई बात नहीं, बाद में जाके इस वीडियो दोबारा देख लेना, लिख लेना। उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक हो गए, मैंने पहले ही बता दिया। तीसरा टॉपिक आ जाओ हमारे पास, तीसरा ट्रिक देख लेना, मैं भी कह रहा हूं तुमको, ट्रिक से जल्दी आ जाओ, सवाल भी पक्का हो जाएंगे और इसके MCQ भी लगाना। 2 टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक हमारे पास, तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची। एक सवाल इसका पक्का है। अब देखो पर्यायवाची को कैसे करना, जो आपके पास बुक होगी ना, उस बुक को खोल के कम से कम 20-20, 25-30 पर्यायवाची रोज पढ़ो, और यूट्यूब पे उठा के सर्च करो पर्यायवाची को याद करने की 100 ट्रिक्स। ले एक पेज और जितनी भी 3 टीचर की वीडियो देखी, 100 ट्रिक्स थी उनकी, जो खास खास पर्यायवाची उनकी वो बना ली लिस्ट अच्छे तरीके से। और मैं ELP में भी इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका बताऊंगा कि सोचते कैसे हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द जो डेली पढ़ने होते हैं, अनेकार्थी शब्द, विपरीत शब्द, ये पढ़ने होते हैं, लेकिन सवाल पर्यायवाची से आएगा। मेरा काम है बताना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपको आवाज आ रही है मेरी, मैं क्या 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 कह रहा हूँ आपको? ठीक है, यस सर आ रही है। जो डेटा जी डेली का सर। पढ़ने का होता है, क्योंकि एक दिन में नहीं पक्का होगा ये। मेरा काम है उस टॉपिक को पक्का बता देना, अच्छा इसको ऐसे करना है, ये भी बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल आएगा, ये भी बता दिया मैंने कि उसको रेडी कैसे करना है। सुन लो ध्यान लगा के कि इनमें से क्या है, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, जो जिसकी लंबी लंबी लिस्ट होती है ये, उसके बाद हमारे पास समानार्थी शब्द हो गए, नकारती शब्द हैं, ये डेली पढ़ने ही पड़ते हैं, उस खासकर पर्यायवाची बहुत होते हैं, थोड़े थोड़े 20-20 30-30 डेली पढ़ के सोया करो। ये रूल बना लो अच्छे से, समझ रहे हो? और पी वाई क्यू देख के कि इस तरीके से पूछे तो इस तरीके पूछेगा, और उसकी ट्रिक देख के, जब डेटा ज्यादा हो ना यहाँ याद करने का, उसकी ट्रिक देखी जाती है। ये होता है सही पढ़ने का तरीका। यूनि के अंधाधुंध सब कुछ याद करने लग गए उसमें से। जब भी डेटा ज्यादा हो, कहीं भी पढ़ रहे हो बैठ के, पता लगो सर ने क्या कहा था, मेरे को उसकी ट्रिक देखनी है, मैं नहीं रट्टा मारूंगी, मैं नहीं मारूंगा रट्टा इसका। जहां भी डेटा ज्यादा याद करने में फंस जाओ तुम, एक छोटा सा पेज ले लो, लिखने में बिल्कुल भी आलस नहीं। कितने टॉपिक बता दिए मैंने? 3 बता दिए ना? ठीक। जी सर। यस सर 3 बता सर। दिया। चौथा है हमारे पास संधि। संधि से 2 सवाल भी आ सकते हैं, 1 सवाल भी आ सकता है, और उम्मीद है संधि वाला आप आराम से पक्का भी कर लोगे, जैसे मैंने बताया था आपको। कितने हो गए? 4 टॉपिक हो गए हमारे पास। अच्छे से देख के जाना, मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं आया तो तुम हमें बताना कि गुरुजी यहां से सवाल नहीं आया। इसको अच्छे से देख के जाना और ट्रिक के साथ देख के जाना, और सही भी करके आना उसको। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग तुमको इंस्ट्रक्शन देगा ना कि तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तुम्हारा। और जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अंदर से आवाज आने लगे ना, तो पक्का आएगा। लिखो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो सवाल आएगा हमारे पास, 4 हो गए। एक लोकोक्ति होगी और मुहावरे हो गए हमारे पास। ये लोकोक्ति और मुहावरे होंगी, ये देख के जाना PYQ के बेस पे, वहां से सवाल आएगा। आजकल जो है गढ़वाली और कुमाऊनी वाली उठा के जाके पूछ ले रहा है, तो तोड़ तोड़ करके निकाल लोगे तुम, उसकी भी ट्रिक देख लेना। मुहावरे लोकोक्ति तोड़ तोड़ के निकाल लोगे उसके सब, ये मैं सिखाऊंगा भी ELP में भी। ठीक है, तो 5वां सवाल यहां से आएगा, पक्का तय है ये। मैं आपको क्या कर रहा हूं, पूरे सिलेबस को हिंदी के फिल्टर कर दे रहा हूं, ताकि आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए और आपका ध्यान इन्हीं टॉपिकों पे पड़े। और यूनिकी में हवा में बता रहा हूं, मैं PYQ देख के सही से आया हूं, और पिछले सालों की प्रश्न पत्र देख के, और मेरे को अच्छी तरह मालूम है, समझ में आया कि किस हिसाब से डिजाइन कर सकता है प्रश्न। आप देखना, यही मिलेगा आपको। 5 हो गए। उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो है प्रारूपण से सवाल आएगा। पत्र लेखन में प्रारूपण से सवाल आएगा। अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र, इनसे सवाल आएगा। प्रारूपण और अर्ध सरकारी पत्र एक ही टॉपिक मान लो उसको। ये पढ़ना, इसके अंदर से प्रारूपण पढ़ना आपको, ठीक है। और उसके बाद सरकारी और सरकारी पत्र पढ़ रहे हैं। कितने टॉपिक हो गए? 6। उसके बाद आ जाओ हमारे पास जो है एक टॉपिक है हमारे पास, हिंदी की कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट। ये मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं इसकी एक क्लास लूंगा, ठीक है। इसका पक्का आएगा 100%, क्योंकि टाइपिंग वाला एग्जाम है पूरा का पूरा। एक सवाल जरूर डालेगा इससे, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगले संडे को पढ़ा दूंगा, एक क्लास दे दूंगा इसकी, लिख लो। लेकिन फिर भी इससे कि सर ने कहा था फ़ॉन्ट से सवाल आएगा, फ़ॉन्ट से सवाल आएगा, टाइपिंग से नहीं सवाल आएगा, फ़ॉन्ट से सवाल आएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट है, तिलक फ़ॉन्ट, ऐसे करके आ जाएगा। वो मैं पढ़ा दूंगा, वो मैं हिंदी साहित्य वालों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसकी एक ही क्लास दूंगा मैं 45 मिनट की, उसको देख लेना अच्छे से, ग्रुप में डाल दूंगा। मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगा उसको। फिर लिख लो फ़ॉन्ट से सवाल आएगा। कितने टॉपिक हो गए? 7 टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे पास गढ़वाली और कुमाऊनी से जो है 2 सवाल आएंगे, उनकी भाषाओं से। भाषाओं में उठा के पूछ लेगा इस शब्द का मतलब क्या है। समझ में आया? अब तुम कैसे पहचानोगे कौन से शब्द का मतलब क्या है, और तुम्हारा हो जाएगा दिमाग खराब। समझ में आया कि कौन से शब्द का मतलब क्या है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा। एक मैंने PDF भेजी थी, जब हिंदी का सिलेबस समझाया था तुमको, उसमें मैंने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना वो लिखे हुए, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट शब्द वो लिखे हुए, उसको ध्यान से देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द है गढ़वाली कुमाऊनी के, उसके पेज देखना तीसरे पेज के बाद जाके, ठीक है। वो सारे मैं दोबारा भेज दूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गढ़वाली कुमाऊनी से जो है शब्दावली के आधार पर कम से कम 2 या 3 सवाल पूछेगा। उनकी शब्दावली, इस शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो आराम से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 2 या 3 सवाल पूछेगा। मान लेते 2 सवाल पूछेगा, तो कितने सवाल हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब हम क्या करना है, एक शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से सवाल पूछेगा, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी। समझ में आया?
एक वाक्य दे देगा कौन सा सुदेश में से, ऐसे करके पूछेगा सवाल। तो शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी इसको भी देख के जाना, ध्यान से पढ़ना उसको, ये आसान भी होता है, सब कर भी लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सवाल पूछेगा देवनागरी लिपि से। तो देवनागरी लिपि क्या है, किस तरह की है, कहाँ कहाँ से इसका शुरू हुआ, सब कुछ इसके बारे में पढ़ के जाना। एक सवाल पक्का पूछेगा देवनागरी लिपि से। ठीक है, याद रखना देवनागरी लिपि के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। देवनागरी लिपि से स्पेशल सवाल पूछेगा, मैं भी कह रहा हूं तुमको। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से बनाया हुआ उसने टॉपिक अलग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक है वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ के जाना, उससे 1 या 2 सवाल पक्का आएगा। ये दंतव्य ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, गले वाले से मूर्धन्य वाले, इससे सवाल पूछेगा। वर्ण विचार वाला चैप्टर सबसे शुरू में हम वही पढ़ते हैं, तो वर्ण विचार वाले चैप्टर से कम 2 सवाल पूछेगा। बड़ा है काफी, याद रखना बात समझ में आई है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितने सवाल हो गए? 11 सवाल हो गए। अब मेरी बात सुन लो अच्छे से। ठीक है, आ जाओ हमारे पास। अब जो टॉपिक पढ़ना है, जो बड़े बड़े हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एक है हमारे पास सर्वनाम, और सर्वनाम और उसके प्रकार ठीक से पढ़ लेना। सर्वनाम है और उसके प्रकार ठीक से पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, सर्वनाम है और उसके प्रकार ठीक से पढ़ लेना। एक सवाल तय है इसका, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता रहा हूँ आपको कि संज्ञा उसके सारे प्रकार पढ़ के जाओ, क्योंकि सब पढ़ते हैं उसको, बीच में से निकाल के पूछेगा। सर्वनाम और उसके प्रकार पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना अच्छे से। एक सवाल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे पास जो है अलंकार से एक सवाल तय है, फिक्स है, एक सवाल पक्का आएगा 100% अलंकार से। तो अलंकार जितने भी अलंकार है उसकी ट्रिक देख के जाना, जितने भी अलंकार है एक सवाल आना तय है, फिक्स है। आप ना जब भी कोई चीज पढ़ने चलो तो जब वो सिलेबस पूरा हो जाए उसके पीछे से ये खींच ले करो किस सवाल से आने की, किस टॉपिक से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और उसमें से याद कितना है, और उसको ट्रिकों के बेस पे मैं कैसे तैयार करूं जहां डेटा ज्यादा है। यही है, ज्यादा नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ने से नहीं नंबर बढ़ते। जब आप किसी एग्जाम को देने जाते हो तो धीरे 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 उसके सेंटर में पहुंचना शुरू कर दो। यही आएगा, सर ने कहा था मैं यही पढ़ूंगी, यही पढ़ूंगा मैं। समझ रहे हो? एक सवाल और हमारे पास, कितने हो गए? 14 हो गए सर। 14 हो गए। सुन लो, 13 अब जो सवाल आएंगे ना हिंदी साहित्य के, 13 हुए हैं। कोई बात नहीं, अब जो हिंदी साहित्य के सवाल आएंगे ना, नीचे हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय से करके सिलेबस लिखा हुआ, तो इस सिलेबस के जो सवाल आते हैं, ठीक है, वो जो सवाल आएंगे वो आएंगे हमारे पास कबीर, तुलसी, ये तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ये जो मैं है ये ईएलपी में समझाऊंगा, इनके सवाल बिना पढ़े भी कैसे सही हो जाएंगे, मतलब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सवाल सही करके आ जाओगे। ये ईएलपी की क्लास में समझा दूंगा मैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ये सारा कुछ पढ़ने की फालतू ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े भी सही कर दोगे इसको। क्या? हाँ, मतलब इसको रेडी करने की जरूरत नहीं है, जो रेडी करके जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डेटा बहुत है। पढ़ लोगे तुम कबीर को, उसकी रचनाओं को, उसके रचनाओं के अंदर उस पंक्तियों को, गधा है जो पढ़ेगा, पढ़ो, सही गलत हो जाएगा। ज़्यादा बुद्धि चलाओगे तो गलती हो जाएगा, तुम याद नहीं कर सकते। मैंने सारे पढ़े हुए हैं अच्छे से, हिंदी साहित्य में यूपीएससी के सिलेबस से पढ़े भी पढ़ाए भी। तो मैं तुमको तरीका बताऊंगा इनकी पंक्तियों को पढ़ के कैसे सही करते हैं। इतने सारे लेखक, इतनी सारी पंक्तियां याद कर लोगे, इसी चीज के लिए तो ईएलपी है कि तुम्हारा बेवकूफ कैसे बनाता है एग्जाम में सवाल बनाते वक्त, और तुम इतना सोच ही नहीं पाते हो, और तुम सोचते हो कि सारा कुछ याद कर लेंगे। नहीं होगा, मत करना इसको। समझ में आया? थोड़ा 4 स्टेप आगे जाके सोचना पड़ता है, समझ रहे हो? तो कम से कम 2-3 सवाल यहां से डाल लेगा। ठीक है, तो इसको तो मैं ईएलपी लिख दो, इस पे लिख दो ईएलपी, हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, इस पे लिख दो ईएलपी। ज्यादा बुद्धि नहीं चलाओगे क्योंकि याद ही नहीं होगा तो टाइम सारा भाग जाएगा, तो क्यों समय बर्बाद करो। इससे बढ़िया क्या करेंगे, सर का ट्रिक लगा लेंगे। सर को कैसे पता? सर PYQ करके दिखाएगा तुमको। समझ में आया? पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो जो PYQ में आए हुए हैं, और केवल उन्हीं लेखक को पढ़ने का। किसी को अगर किसी को चूलो बहुत तगड़े वाली, तो फिर एक काम कर सकता है, पता है क्या? सुन लो, वो उठाओ PYQ उठाया उसने, उठाओ जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पे सवाल आया, उसकी ये पंक्तियां है, ये किसने लिखी है, तो एक काम कर, उठाओ माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में सब कुछ पढ़ लो। एक पढ़ने का तरीका बता दिया तुमको, समझ में आया कि इसने कौन कौन सी पंक्तियां लिखी, ये पढ़ने का तरीका। मैंने भी ऐसे ही करके लिखा हुआ, नोट बनाया हुआ आपको जो दे रखा हो,
2-3 पेज का, उसमें लिखा हुआ है सब चीजें, पंक्तियां। ये मैं वहाँ एएलपी की क्लास में बता दूंगा। एक तरीका है पढ़ने का है, जैसे तुमने देखा पीवाईक्यू देखा, क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, कल को उसकी दूसरी पंक्तियां उठा के पूछ लेगा। तो महादेवी वर्मा का सवाल आया तो महादेवी वर्मा को उठाओ, उसका सब कुछ पढ़ लो महादेवी वर्मा का पीवाईक्यू के बेस पे। इसको बोलते हैं एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ना जाके और सारे सारे कबीर सबीर दबीर सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने पीडीएफ भेज दूंगा, मैं वहाँ भी करवा दूंगा ईएलपी में भी। लेकिन इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हो, अगर किसी बच्चे का यहाँ नंबर कट रहा है इस पोर्शन पे, मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे करना है। पीवाईक्यू उठाना है हिंदी साहित्य वाले पार्ट का, उसको देखना है ये लेखक आया, इस लेखक के बारे में मेरे को सब कुछ उठा के पढ़ना है। कैसे? एआई से पढ़ लो, उसके बारे में सर्च करके, और एआई को बोलो मेरे को उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना के दे दो, इसको आसान भाषा में एग्जाम्पल देकर भी समझा दो, इसकी पूरी कथा भी बता दो। क्योंकि जो उत्तराखंड के लेखक है और जिसका उत्तराखंड, सुन लो देखो पेपर में क्या सवाल आते हैं, जो उत्तराखंड के लेखक हैं पहले बहुत प्रसिद्ध हुए, रहने वाले उत्तराखंड के थे, समझ में आया, और उन्होंने विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। तो उनकी पंक्तियां, उनकी रचनाएं, कभी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, तो उनकी किस पंक्ति के लिए उनसे मिला के सवाल पूछता है। ये है कहानी असली, समझ में आया। तो वो पीवाईक्यू में पूछे हुए, तो वही इंपॉर्टेंट लेखक पूछे हुए, तो उन्हीं को निकाल के पढ़ लो। किसी भी चीज के पीछे कारण जाने के पूछ क्यों रहा उसके बारे में, क्योंकि उत्तराखंड का लेखक है, कहीं का रहने वाला, उसने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धियां उसकी हैं और वैश्विक स्तर पर उपलब्धियां हैं, तो फिर उसके बारे में तो पूछेगा ही। और उसकी कौन सी रचना के लिए उसे पुरस्कार मिला, तो रचना इंपॉर्टेंट होगी, कभी कभी उसकी पंक्ति में घुस लेगा, तो इन तुमसे अपेक्षा करता है कि तुम उसके बारे में पढ़ो। तो एक पढ़ने का तरीका हो सकता है ये, पीवाईक्यू उठाया, देखा साहित्य वाले पार्ट से ये पूछा हुआ, इसकी पंक्ति पूरा का पूरा, उसका क्वेश्चन उठाया, खींचा और फिर जेमिनी को भेज दिया, मुझे इसके जैसे 10 क्वेश्चन बना के दो। समझ में आया? क्वेश्चन उठाया पूरा का पूरा जो पीवाईक्यू में आया था, बैठे बैठे जब आलस बोर हो जाओ, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में सब बताओ, समझ में आई बात है। ऐसे करके महादेवी वर्मा के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, इसके जैसे 10 जो यूके SSS में आया 10 पीवाईक्यू बना के दो, उसकी औकात ही नहीं से बाहर बना देगा। अब पढ़ो तो, पढ़ने का तरीका बताओ। वो जेमिनी गलत डालती है, आंसर आधे। क्या सर चैट जीपीटी जेमिनी आंसर आधे गलत आते हैं। नहीं, जेमिनी पीवाईक्यू को सामने रखो, जेमिनी को सही से यूज करो, उसको प्रॉम्प्ट सही देना पड़ता है, आपको प्रॉम्प्टिंग एक दो बार नहीं सही बताते हैं, उसके बाद तीसरी चौथी बार में ना वो गलत बताने लगती है। जेमिनी को प्रॉम्प्ट सही देना पड़ता है। अच्छा हाँ, प्रॉम्प्ट देने का मतलब आप उसके अंदर लिख क्या रहे। दूसरी जैसे किसी को आप अपनी बात समझा रहे हो, आप समझाना कुछ और चाह रहे हो, समझ लेगा कुछ और। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे पता होती है वो तो मैं सोच सही बता रहा है, लेकिन जो चीज मुझे पता नहीं होती क्या पता वो गलत बता दे। ना गलत नहीं बताएगा। आप उसको प्रॉम्प्ट सही देना सीखो, सही लिखना सीखो, उसको जब सिंपल लैंग्वेज सीख लिखो, सिंपल लैंग्वेज कैचअप कर लेगा आपको। शुद्ध हिंदी लिख दो, समझ में आया, फायदे में रहोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये तो होगा हिंदी का। हिंदी के पोर्शन में यही एरिया इंपॉर्टेंट है, इसी को देख के जाना है, इसकी ट्रिक्स, इसके फंडे, इसके ये टॉपिक आपको रेडी करने हैं। ये होगा हिंदी का। रीजनिंग में भी छेड़े रहा हूँ, रीजनिंग का ध्यान से सुन लो बड़े प्यार के साथ। रीजनिंग कभी भी एक चैप्टर पढ़ने दे रहा हूँ डेली टेस्ट के साथ, बिना प्रैक्टिस की रीजनिंग आ ही नहीं सकती। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी, उसका कंसेप्ट पढ़ लिया और उस पर 50-60 सवाल नहीं लगाए, आप कभी भी नहीं सीख सकते। रीजनिंग का सवाल गलत होगा ही होगा। दुनिया के किसी कोने में चला जाना, मैथ और रीजनिंग और फिजिक्स तीनों ऐसे सब्जेक्ट है, गणितीय विषय हैं पूरे के पूरे। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बिना प्रैक्टिस के ये जी के नहीं है, टिक मारा के बढ़ जाओगे। समझ में आया? वो प्रैक्टिस मांगती है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। ये तो हो गया हमारे पास हिंदी का। अब हम चल रहे हैं जीएस की तरफ। जीएस का मैं बता दूं, चैप्टर नहीं बता रहा हूं, कल क्लास लूंगा। जब कल क्लास लूंगा, कल चैप्टर डाल लूंगा सब्जेक्ट वाइज कि हम कल के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ लो कि कैसे रेडी करना है इसको। मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो एक तो हमारे पास हिस्ट्री हो गई, एक पॉलिटी हो गई, एक ज्योग्राफी हो गई, एक इकोनॉमी हो गई। 4 बड़े सब्जेक्ट, 8 के होते हैं 24 हमारे पास, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 4 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पहला पॉइंट, सब कुछ पढ़ लो और कुछ भी ना याद हो, जो आप करते ही आए आज तक। समझ में आया नहीं बात क्या? सब कुछ पढ़ लो और कुछ भी ना याद हो, समझ में आई, जो आप करते ही आए आज तक। दूसरा, किसी ने बताया इंपॉर्टेंट वो पढ़ लो, समझ में आए बात क्या? और उससे कोई भी सवाल ना है, उससे कोई भी सवाल ना है। ठीक है, कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। चौथा तरीका, अपनी खोल लो बुद्धि, रखो सामने पीवाईक्यू। सर ने कहा हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का उठाया पीवाईक्यू। हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री चल रही है वैसे पहले हम जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। समझने की बात है, ज्योग्राफी उठाई सर ने, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 चैप्टर बताए, 4
इंडियन ज्योग्राफी उठाई, इसके 5 चैप्टर बताए, इन्हीं से सवाल आएगा। 8 सवाल सारे बनाने हैं उसको, ये रखो दिमाग में, सवाल 8 ही बनाने हैं। क्या आप तो जो पढ़ रहे हो, जिस चीज़ को लेकर टेंशन हो, वहाँ से वो सवाल ही ना है इस पेपर में जिसको देने जा रहे हो, जिसको सीरियस ले रहे हो। समझ में आया? तो सर क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 3-4 चैप्टर बताएंगे आपको, और इंडियन ज्योग्राफी के 5 या 6 चैप्टर बताएंगे आपको। समझ में आया? सर को कैसे पता? सर ने रखा था PYQ सामने, सर को लग रहा था इससे बार बार सवाल आ रहे हैं, ये उठा के सर ने एक पेज पे लिख दिए, वो कल शाम को देंगे आपको। समझ में आया आपको? वो लिख दिए इस चैप्टर के नाम। अब क्या करेंगे, उस चैप्टर को रेडी करने का जो तरीका है, कितने तरीके उन चैप्टरों को रेडी करने के और कम समय में, वो सर कल शाम को बताएंगे, ताकि याद भी रहे आपको इस तरीके से। लेकिन आलस नहीं होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए पेन। समझ में आया? हाथ में होना चाहिए पेन, सामने एक खाली पेज भी है, किसी भी हालत में उसको शाम तक रेडी कर लेना है, जो तरीके सर ने बताए हैं। क्या सर ने क्लास ले रखी है? यस, सर वही क्लास देंगे अगर ले भी रखी है तो, और वही नोट्स देंगे जो उस चैप्टर का होगा। सर आप पे जो है अपनी क्लास थोपेंगे नहीं, सारा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। समझ में आया? पता लग गया मैं क्या कहना हूं आपको? और हर फंडा और तरीका बताएंगे। ये तो हो गया हमारे पास, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको। अब आ जाओ तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जीएस में ऐसे चलेंगे, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी से उसके बाद इकोनॉमी में, इकोनॉमी छोटा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम चलेंगे पॉलिटी में, पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री पे चलेंगे, ऐसा हमारा क्रम होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाते जाते कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है, और ELP की क्लास और फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, पेपर 23 को तो होना ही नहीं। ठीक है, तो समय है अच्छा खासा, बहुत अच्छे तरीके से तुम 1 महीने में बड़े प्यार के साथ पूरा GS को उधेड़ के फेंक दोगे। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा का सिलेबस भी नहीं है, होता है वो पढ़ने को, तो तुम संबंध भर पढ़ जाओ, दिमाग में सेट करे करो, रखे होता क्या रखोगे यार। पॉलिटिकल साइंस से 8 सवाल सारे आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब सीधा 8 चैप्टर ही पता लग रहे हैं कौन सा एरिया है। ठीक, सब बच्चे भी तो पढ़ ही रहे होंगे ना, क्या वे तो सारा ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन तुम तो उसी 8 चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हो, तो तुम तो ज़्यादा आगे आ गए। अब इंपॉर्टेंट बात, अब अगली बात हमारे पास, जो GS पे तो हम कल बात करेंगे, डिबेट करते रहेंगे धीरे धीरे, GS में हम मिलते रहेंगे। तो GS की बात छोड़ के आ जाओ उत्तराखंड पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पढ़ लिया उसका रिवीजन कैसे होगा। अब ध्यान से सुन लो, कान खोल के, जब भी सुबह को उठो, सबसे पहला काम यही होना चाहिए, जो उत्तराखंड पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना। सबसे बड़ी गलती तुम यही करते हो, उसको रिवीजन नहीं करते हो। सबसे बड़ी गलती है हर विद्यार्थी की है, मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ, बच्चा सीधा नया पढ़ना स्टार्ट कर देता है, इस चीज़ का वो अभ्यस्त नहीं है। समझ में आया? यही कारण है कि आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। जब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक हो, आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। उठो सुबह को, रिवीजन दो, आज ये चैप्टर मेरा कमजोर था, ये भी मैंने पक्का कर लिया, ये वाला चैप्टर मेरा और कमजोर था, मैंने उसको और पक्का कर लिया। कमजोरी को ताकत बनाना पड़ता है, यूनी क्या ऊट पटांग तरीके से चल रहे, जो पक्का है सवाल सही हो जाएगा उसको छोड़ दो। रिवीजन करने का तरीका पता लग गया मेरे को, ये उत्तराखंड के जो संस्थान है संग्रहालय, ये यहाँ से सवाल गलत हो रहा मेरा। उठाया उत्तराखंड के संस्थान संग्रहालय के, पहले नोट था वो सामने रखा हुआ था, उसको पढ़ लिया, उसके बाद उसके MCQ क्वेश्चन लगाने भाग गए। बिना MCQ क्वेश्चन के कोई भी बच्चा चैप्टर रिवीजन नहीं करेगा। समझ में आया? सीधा नोट्स नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, सीधा नोट्स पढ़ते हैं। आप नोट्स को 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ने के बाद सीधा MCQ क्वेश्चन के साथ रिवीजन करो चैप्टर की, क्योंकि फाइनली उसी से टकराना, अंतिम ही वही है, वही आएगा पेपर में। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से पता लग जाएगा। कम से कम 2 या 3 वीडियो से चैप्टर रिवीजन होता है, 3 वीडियो से कम से कम 3 वीडियो देखनी पड़ती है चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ। और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके नोट के अंदर वो नहीं है, लिखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अगले दिन पढ़ोगे उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जो कल पढ़ा था 15-20 मिनट उसको देखना पड़ता है। और 3 दिन के बाद वो सारा डेटा धीरे धीरे याद होने लगता है। आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे, कम से कम 2 घंटे जो उत्तराखंड रिवीजन के रखो रोज सुबह को। ठीक, और उस कमजोर एरिया को अपनी अपनी कमजोरी सबको पता रहती है। समझ में आया? जैसे उत्तराखंड जो है पक्का होने लगे, एक रिवीजन हो जाए उत्तराखंड का, फिर लगा लो हिंदी को रिवीजन पे। ठीक है, और जो उसका रिवीजन का जो चैप्टर कमजोर है उसको एक चैप्टर को पकड़ के आराम से पढ़ लोगे। 10 दिन भी पढ़े हुए, एक दिन में चैप्टर पढ़ोगे, 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ोगे रीजनिंग के, कोई भी पढ़ लेगा। अपना दिमाग खोल लो। समझ में आया? इंसान जैसा सोचता है ऐसा बनता है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करके रखो और उसी एरिया को पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। बस पूरी कोशिश करो कि एग्जाम के सेंटर में जाने की, ना कि आउटर साइड से। ओवर थिंकिंग से बचो। क्या होता है, देखो होता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है ना, और उसको कोई सफलता ना प्राप्त होती है, उसने कुछ करा नहीं, अचीव नहीं करा जिंदगी में, तो समाज और वो खुद, समाज एक तो समाज और उसके आसपास जो परिवार वाले लोग हैं, और उसके सामाजिक ताने बाने के कारण, और वो व्यक्ति खुद अपने आप को जो है गिल्ट महसूस होने लगता है, यार समाज में कोई इज्जत नहीं है, ये है वो है, कुछ करके नहीं दिखाया अब तक, ऐसे करके। इससे बचना है। समझ में आया?
पता है दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं बताता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी समस्या। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ना, सबसे बड़ा फिजूल क्या है, सबसे बड़ा फिजूल चीज क्या है दुनिया में? हम उनके बारे में सोचते हैं जिनको, जो अपनी जिंदगी में मस्त है, उनको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अब देख लो, सोच के देख लो आप। हम उनके बारे में सोचते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। कड़वा सच है जिंदगी का है। खुश रहना भूल जाओगे तुम। व्यक्ति को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए। कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इमोशनली डैमेज मत होना कभी भी जिंदगी में। याद रखना बात यह, अगर तुम इमोशनली डैमेज हो जाओगे, दुनिया में हर जगह हर स्तर पे तुम्हारा शोषण होगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा तुमको। याद रखना बात यह। इसलिए जिंदगी में कभी भी इमोशनली डैमेज मत होना, और कभी भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, चार व्यक्ति को अपनी जिंदगी मत मानना। समझ में आया? कभी भी याद रखना बात यह। और कभी ये मत सोचना कि तुम कि जो पढ़ाई करोगे कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम सफल हो। मत सोचना है। तुमको बताता हूं मैं, हो सकता है तुम महिला हो कोई, ध्यान से सुना मेरी बात, मैं बड़ी गहरी बात बोलता हूं कम शब्दों में। महिला हो सकता है तुम कोई लड़की हो जो भी सुन रही हो सकता हो तुम कोई लड़के हो जो भी सुन रही हो सकता है तुम 20 से लेकर 40 के बीच में सफर कर रहे हो सकता है। आपको पता है आप क्या करते हो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद? आप जिस समाज में रहते हो वो समाज सुधरता है। केवल पढ़ाई करने का मतलब नौकरी नहीं होता। एकमात्र हमारा ऐसा देश है जहां पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है, और वही सफल है। आप पढ़ाई का मतलब पता है क्या? अब आप महिला हो तो आपको लगता नहीं आपके बच्चों को आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का और पूरे देश का लगभग ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? आपको पता भी नहीं चलता कि चीजें आपके साथ कैसे जुड़ती चली जाती है धीरे 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 धीरे। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ना 1 साल से, मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूं मैंने ठीक ठाक तरीके से सिलेबस पढ़ा है। आप 1 साल पहले जो थे वो आज नहीं है, वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है आपने, कमजोर कर लिया है अपने आप को। बंद कर दो। मैं पता नहीं किसी को कुछ स्टोरी सुना रहा था। 2 लड़कियां घर से भाग जाती है। एक लड़की जो सामाजिक दबाव के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण, पता है क्या होता है उसको, ठीक है, वो शादी कर लेती है। दूसरी भाग जाती है, ठीक, 55 साल की दोनों हो जाती है। एक मीटिंग में मिलते हैं, वो मीटिंग में मिलते हैं, बोलती सुधा तुम यहाँ, अरे प्रीति तुम यहाँ। अच्छा, सुधा और प्रीति दोनों जैसे मिली तो मिलती। सुधा तो घर से भाग गई थी, और प्रीति थी उसने माँ बाप के सामाजिक दबाव के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण उसके घर में वहीं से शादी कर ली थी जहाँ चाहती थी। तो सुधा तो भाग गई थी घर से। सुधा प्रीति से पूछती है यार तुम क्या कर रही हो? उसने कहा ये जो कंपनी है ना, मेरा जो एक मतलब फंक्शन चल रहा था, इसमें जो मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। सुधा फिर दूसरा सवाल पूछती है, अच्छा तुम्हारा बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा अमेरिका में जॉब करता है। अच्छा तुम क्या करती हो? नहीं मेरे जो सास ससुर है ना वे रिटायरमेंट है। फिर उससे अगला सवाल पूछती है, तुम क्या करती हो? चौथे सवाल पे वो इमोशनल हो जाती है। संभाल लिया परिवार, सब कुछ कर लिया। इसने कहा इस पूरी स्टोरी जो तुमने सुनाई, प्रीति ने जो पूरी स्टोरी सुनाई, इसमें मुझे बताओ तुम कहां हो? तुम तो हो ही नहीं। समझ में आया? फिर पता है क्या होता है? ऐड था। चुप हो जाओ। फिर उसके बाद होती है सुधा होती है। सुधा पूछती है उससे, एक बात बताओ, चलो सुधा ये बताओ तुम क्या कर रही हो? उसने कहा आप जिस कंपनी में आई हो ना, ये कंपनी मेरी है और मैंने शादी नहीं करी आज तक। समझ में आया? कहने का मतलब, एक स्टोरी सुनाई मैंने क्रिएट करके। इसका मतलब यही है कि जो है आदमी ना अपने आप को भूल जाता है। मत भूलो अपने आप को। जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से शुरू करो, ठीक है? और ये नहीं है कि कभी हम कुछ सीखते नहीं, कि मेहनत बेकार चली जाएगी, कुछ सीखा नहीं, आपको पता भी नहीं। आपका दिमाग बनना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मेरा दिमाग बनना है। इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं हम ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं हम। आपको पता भी नहीं, आप बन रहे हो, ठीक है? तो बहुत कुछ है जीवन में सीखने का, ठीक है? इसे 2, 4, 10, 20 लोगों पे मत इन्वेस्ट करो, मत सोचो इनके बारे में, किसी के भी बारे में। मैंने तो आज से 10 साल पहले छोड़ दिया था, और मैं बहुत खुश रहता हूँ, मुझे किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमारे घर में आके कोई कहता है ना तुम्हारा लड़का तो उसके साथ घूम रहा था, एक लड़की थी, चाहे वो कोई मुझसे मीटिंग करने आया हो, तो मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है? वो लड़का होके लड़कों के साथ घूमेगा। इतने 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 मॉडर्न टाइप लोग हो गए हमारे घर के, बताओ।
मतलब वैसे ही कर बता दिया तो ठीक। और पहले बहुत दोनों की सोच के थे, क्योंकि जब तक पढ़ते नहीं थे, अब मैं यहाँ पढ़ाता रहता था तो मेरी मम्मी सुनती रहती थी चलते फिरते आसपास ही क्या बोल रहा है, समाज के बारे में क्या बहुत बात बोल रहा है। ये भी यूपीएससी वालों को पढ़ाता रहता था, अच्छा इसके बारे में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। बल्कि मैं 5वीं तक पढ़ी हुई है, केवल केवल कक्षा 5 तक उन्होंने पढ़ाई की। समझ में आया? लेकिन क्या हुआ, उनकी सोच पे प्रभाव तो पड़ा ना, ठीक। इसलिए कहता हूँ आपको पता नहीं, आप बहुत कुछ सीखते हो। वो तो अपना कुछ लोग तो इतने ज्यादा निगेटिव होते हैं, इतने ज्यादा निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शर्म आ जाती है उनके सामने। इलेक्ट्रॉन नो सोचता है कि मैं निगेटिव क्यों हूं। इतने निगेटिव मत बनो कि इलेक्ट्रॉन ही शर्मा जाए और प्रोटॉन मुस्कुरा रहा हो, ठीक है। क्या हर चीज में नेगेटिविटी हो जाना जरूरी है? मेरे साथ बुरा हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मुझे लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान से देख, मैंने कहा ना, एक लड़की ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर मैं क्या करूं, मैं बिजनेस से बचना चाहती हूँ। मैंने स्टेटस भी लगाया था उसका, देखा हो तो किसी ने, तो मैंने उसको लिखा कि बहुत साधारण जीवन बहुत खुश हो सकता है, आप ध्यान से देखो। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मनुष्य धरती पर जब सबसे पहली बार आया था ना, वो आखिटक था, उसको केवल भोजन चाहिए था, शिकार करके भोजन जुटाता था। जब धरती पर आया था पहली बार, समझ में आया? शिकार करता था, भोजन जुटाता था। बाकी सब जो है ध्यान से देखो तो नाटक ही है। जिस दिन सांस सरक जाएगी ना, सब यहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि तुम पढ़ना छोड़ दो, कि मरना तो है ही, अब पढ़ना छोड़ दो। गतिशीलता मनुष्य का गुण है। जब तक धरती पे हो तब तक हाथ पैर फेंको जाओ, पढ़ो तमीज से उसमें जाके, और अपने आप को इतना भी महान मत समझो कि सबको नीचा समझना स्टार्ट कर दो। व्यक्ति वही बड़ा है जिसके पास बैठते हुए कभी छोटा महसूस ना हो, वही है बड़ा व्यक्ति। करोड़ों वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जिसके पास करोड़ों है, धन है, संपत्ति है, रूप है, सौंदर्य है, ये नहीं बड़े होते। बड़ा वही है मेरी नज़र में जिसके पास बैठ के कभी छोटा महसूस हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। चलो, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। अब हमारी मुलाकात कल सांझ को होगी बैठ के, आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। समझ में आया नहीं बात? अब पढ़ते रहा करो जीवन में। पढ़ाई को केवल इसलिए नहीं देखना, आज के बाद थोड़ा सा नजरिया चेंज करो कि मुझे अभी मेरी आगे की पूरी जिंदगी पड़ी हुई, और मुझे सबका ध्यान रखना। सबका किसका? जो लोग मेरे से जुड़े हुए होंगे, जो मेरी बात करते होंगे, मेरे से रिलेटेड बात करते होंगे, और जिसको मेरी फिक्र होगी मैं उसकी फिक्र करूंगा, उसकी फिक्र करूंगी। बाकी पूरी दुनिया भाड़ में जाए। आप देखो ध्यान से, 10-20 लोग भी नहीं होंगे आपकी जिंदगी में कुल मिला के। खाना खाओगे भाई? बताओ क्या बनाया? गरीबों का भोजन, पेड़े चावल, क्या बोल रहे सर? पुलाव बोल रहे ना सर? शहर में अलग अलग नाम है। एक दोस्ती में हुई थी, क्या बनाया था? पुलाव बनाया ऐसा करके। मैंने कहा अच्छा, जब दिखाया मैंने कहा ये तो पेड़े चावल है। हमारे गाँव यार पीले चावल बोल रहे हैं यार, ये बनाया। ये जब बनाया जाए, जब मम्मी पापा की लड़ाई बच जा, या मम्मी घर चली जा घर छोड़कर, ये जब बनाया जाए, ठीक, मजबूरी का भोजन हो। चलो, चाय पियोगे? कल शाम को मिलते हैं। आज जो डेटा दे रखा है उसको रेडी करो, ठीक है, और थोड़े वास्तविक रहो। हाँ जी सर मेरे को ना एक ही पूछना था ना, जैसे पत्र लेखन और जनसंचार वाला है ना टॉपिक, हाँ। वैसे तो मैंने पढ़ रखा है, वैसे कभी कभी क्वेश्चन तो इसके बहुत इजी आते हैं तो मेरे हो जाते हैं सही एग्जाम में, लेकिन कभी कभी ना पता नहीं कहाँ से आता है क्वेश्चन के, मतलब मैंने पढ़ा नहीं होता है। एक काम करो मतलब ज्योति जी, आप एक काम करो, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। नाम तो आपका ज्योति है, इतने अंधकार में मत रहो। आप 3 वीडियो से एमसीक्यू लगाओ जनसंचार वाले टॉपिक की, 3 वीडियो से, और एक पेज लेकर 3 वीडियो से एमसीक्यू लगाओ कहीं से भी। ठीक है सर। वीडियो से इसका नोट्स नहीं है आपके पास? मैंने भेजा तो आपको लास्ट में। इसका एक ही आपने हिंदी का भेजा था ना मेरे को, तो उसमें नोट्स दिखानी है वाला लास्ट में भेजा मैंने, आप देखो, दोबारा भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा ठीक है सर, मैं इसका लगाऊंगी फिर। वैसे मैंने नोट्स इसका बनाया हुआ है, लेकिन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आपका कभी नहीं गलत होगा। आप उठाओ एक पेज लो, जनसंचार वाले टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन, और बैठे बैठे शांति से देखो जाओ। अच्छा है, जो एक्सप्लेन भी करके समझा रहा हो 4 ऑप्शनों को, ये पत्र होगा, समझे हो? ठीक है सर। और ले लो एक पेज, बना लो नोट्स, क्या हो गया? नहीं होगा गलत? ठीक है सर। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।